जय हिंद साथियों, आप सब लोगों का हमारे रोजगार धरपकड़ पर चैनल पर बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम यहाँ पे हिंदी शब्द तथा भाषा की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। इस वीडियो के पहले हमारा दो तीन वीडियो और पढ़ चुका है। उसमें हम बोलियों की चर्चा कर चुके हैं, वर्णमाला चैप्टर का अध्ययन विधिवत रूप से कर चुके हैं। इस वीडियो में हम ये जानकारी करेंगे कि हिंदी शब्द किससे बना है, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है और किस भाषा का किस अपभ्रंश से जन्म हुआ है। आप लोगों को पीछे स्क्रीन पे दिख रहा होगा किस भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है, उसकी विशेषताएं क्या हैं। इस सब की जानकारी हम इस वीडियो में करेंगे। आइए, आप लोगों का बहुत समय न खाते हुए हम वीडियो को आगे ले चलते हैं। आइए देखते हैं। हिंदी शब्द जो है सिंध प्रांत से हिंदी शब्द सिंध शब्द से बना है। हिंदी शब्द सिंध शब्द से बना है। सिंध शब्द से बना है। जो दो हिन प्लस टू प्रत्यय से बना है, जिसका अर्थ होता है जिसका अर्थ होता है दुष्ट जनों का, जिसका अर्थ है दुष्ट जनों का संहार करने वाले, दुष्टों का संहार करने वाले, लोगों की भाषा, संहार करने वाले लोगों की भाषा। अभी वीडियो को आप लोग रोकिएगा मत। अभी आगे आप लोग देखेंगे कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट चलने वाला है। अब हिंदी के बारे में जानकारी पहले शुरुआती तौर पे करना बहुत ही ज़रूरी होता है। भाई, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है या उत्पत्ति हुई है, क्या इसका अर्थ होता है, इसको हम जानकारी नहीं करेंगे तो क्या मतलब है हिंदी जानने का। आइए हम देखते हैं आगे लोगों की भाषा। अब हम आगे देखते हैं कि हिंदी का विकास कैसे हुआ है। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से स्त्रीलिंग शब्द है। हिंदी कैसा शब्द है? हिंदी व्याकरण के दृष्टि से देखा जाए, व्याकरण की दृष्टि से हिंदी जो है स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द है तथा ये विशेषण के अंतर्गत आता है। इसको हम विशेषण के अंतर्गत समाहित करते हैं, अंतर्गत रखते हैं। अब हम आइए देखते हैं हिंदी शब्द का व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है। इसको हम एक बार मिटाते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे अच्छे से कैसे हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। आइए हम एक फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हुआ, सबसे पहले सभी भाषाओं की जननी संस्कृत कही जाती है। संस्कृत को हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भाग? वैदिक संस्कृत, दूसरा भाग हुआ लौकिक संस्कृत। अब लौकिक और वैदिक कौन से लोग इस भाषा का प्रयोग करते थे? इस भाषा का प्रयोग आर्य समाज के लोग करते थे। आर्य समाज के लोग
समाज के लोग करते थे। लौकिक का प्रयोग आर्य समाज के लोग आर्य समाज के लोग। अब उसके बाद हम देखते हैं लौकिक के बाद किस भाषा का जन्म हुआ। उसके बाद हमारा आया पाली भाषा। फिर उसके बाद आया प्राकृतिक भाषा। लौकिक, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। लौकिक, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश। उसके बाद पुरानी हिंदी या औहट या पुरानी हिंदी। उसके बाद हमारा आया औहट या पुरानी हिंदी। अब उसके बाद हमारे हिंदी का जन्म हुआ। इसके बाद हमारे हिंदी का जन्म हुआ, जिसे हम मानक हिंदी के रूप में जानते हैं। मानक हिंदी। अब आइए देखते हैं हिंदी दिवस 14 सितंबर के रूप में मनाया जाता है। हम जो चैप्टर पढ़ाएंगे उससे रिलेटिव जितने भी फैक्ट होते हैं सबको एक साथ लेके चलेंगे। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है तथा हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तथा हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब हम आइए देखते हैं आगे, इसको मिटाएंगे। उसके बाद हम बताएंगे किस अपभ्रंश से किस भाषा का जन्म हुआ है। इसका एक फिगर के माध्यम से इसका भी अध्ययन करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। लिए हिंदी की बोलियां। हिंदी की बोलियां दिख तो रहा है। हिंदी की बोलियां। अब हम आइए देखते हैं तथा उसका अपभ्रंश। अपभ्रंश तथा क्षेत्र, किस क्षेत्र में बोली जाती है, इस सब का अध्ययन हम फिगर के माध्यम से करेंगे। हम इस प्रकार से पढ़ाने का प्रयास इसलिए करते हैं, आप लोग जैसे वीडियो देखें तो ये ना लगे कि हाँ हमारा कुछ छूट रहा है। आप लोग एक बार निश्चिंतता के साथ बैठ जाइए और इस वीडियो का अध्ययन बहुत ही सरल भाषा में किया गया है, इसको मन से देख लीजिए। उसके बाद आप लोग का कोई भी प्रश्न उस चैप्टर के अंतर्गत बाहर नहीं पूछेगा। आइए हम देखते हैं किस अपभ्रंश का जन्म। यहाँ अपभ्रंश लिखते हैं, उसके बाद क्षेत्र लिखते हैं या उपभाषा वर्ग, उपभाषा वर्ग पहले, उसके बाद बोली लिखते हैं तथा उसके बाद विशेषता लिखते हैं। इस प्रकार हम इसका अध्ययन करेंगे। अब हम देखते हैं सौर श्रेणी। सौर श्रेणी
अपभ्रंश से किस उपभाषा वर्ग का जन्म हुआ है? सौर सेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का जन्म हुआ है। इसको आप समझते चलिएगा। पश्चिमी हिंदी का आप लोग नोट्स बनाना चाहे तो बना सकते हैं। सौर सेनी से पश्चिमी हिंदी का उपभाषा वर्ग का जन्म हुआ है। अब हम आइए इसके अंतर्गत आने वाली बोलियों का अध्ययन करेंगे। एक होता है ट्रिक, उसको हम 2-3 बार उच्चारण अपने मन से करेंगे तो हमें याद हो जाएगा। जैसे ब्रज का बुक लेने हरियाणा के कौरव दक्षिण गए। आइए हम इसको लिखते हैं, उसके बाद इस सेंटेंस का डिस्कशन तुरंत इसके बाद करेंगे। बोलियों के अंतर्गत यहाँ ब्रैकेट में करते हैं, जैसे मिले ना, ब्रज का बुक लेने हरियाणा के कौरव हरियाणा के कौरव दक्षिण गए। अब हम आइए देखते हैं ब्रज भाषा या ब्रज बोली। उसके बाद कौन सा हुआ? बुंदेली। उसके बाद कौन सा हुआ? हरियाणवी। उसके बाद कौन सा हुआ? कौरवी बोली। हुआ। उसके बाद कौन सा हुआ? दक्षिणी बोली। दक्षिणी बोली हो गया। हम जिस पे कट किए उसका कोई मतलब नहीं। जैसे लेने पर किए, इसका कोई मतलब नहीं और इसका कोई मतलब नहीं। बाकी ये हमारी बोलियां हैं। एक बोली इसके अंतर्गत और होती है। वो कौन सी बोली है? जिसको हम कहते हैं कन्नौजी बोली। इसका का मतलब कन्नौजी हुआ। कन्नौजी बोली। इसकी 2 विशेषताएं होती हैं। एक होता है ओकार बहुला, एक होता आकार बहुला। ओकार बहुला 3 भाषाएं होती हैं। वो कौन कौन सी भाषाएं हैं? ओकार बहुला ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। ये वाली भाषा ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी को हम ओकार बहुला कहते हैं। ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी को हम ओकार बहुला के अंतर्गत रखते हैं। ओकार बहुला। अब हम देखते हैं इन तीनों का जन्म। कौरवी, दक्षिणी, हरियाणवी का। कौरवी, दक्षिणी, हरियाणवी का आकार बहुला होता है। इसकी विशेषता क्या है? आकार बहुला। इस आकार बहुला का मतलब, जैसे भी कोई भी शब्द बोला जाएगा, लास्ट में आ का उच्चारण जरूर कर दिया जाए। जैसे चलबा, लास्ट में आ रहा, आकार बहुला। ओकार बहुला का क्या मतलब होता? कहो, ओ, लास्ट में ओ शब्द, जैसे बिहारी का भी बताएंगे आप लोग, उसमें ज़्यादा इकार बहुला होता है। भोजपुरिया जो बोली जाती है उसमें इकार बहुला का जो होता है। आइए हम इसका अध्ययन आगे करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं।
आइए हम देखते हैं अगला। अगले का अंतर्गत अर्धमागधी, अपभ्रंश का नाम अर्धमागधी है। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का जन्म हुआ है। पूर्वी हिंदी, इसके अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ABC, इसको हम ए देते हैं, इसको बी देते हैं याद करने के लिए। ABC, इसकी विशेषता क्या होती है? उदासीन, आकार बहुला। उदासीन, आकार बहुला, मतलब आ की ज़्यादा उच्चारण ना ही करेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत उसमें समाहित किया जाता है। आकार बहुला, इसको हम याद करने के लिए, जिसमें पूछा जाता है पूर्वी हिंदी का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है, अर्धमागधी बताएंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, पूछ लेगा इसमें से कौन सी बोली का जन्म पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं देगा। जैसे दे दिया हमें कन्नौजी, तो कन्नौजी हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आएगा। पूछ लिया किस बोली का जन्म जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है, तो हमारी अर्धमागधी से आप लोग जान रहे हैं केवल 3 ही बोली का जन्म हुआ है। और कौन कौन सी बोलियां हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और हम अभी बता चुके थे सौरसेनी। सौरसेनी के बारे में ब्रज का बुक लेने हरियाणा के कौरव दक्षिण गए। ब्रज बुंदेली कन्नौजी, ब्रज बुंदेली कन्नौजी हरियाणवी, ब्रज बुंदेली कन्नौजी हरियाणवी दक्षिणी। इस शब्द का हम विशेषताएं बता चुके थे, ओकार बहुला, आकार बहुला। अब इसकी भी हम चर्चा कर दिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब हम आइए आगे देखते हैं कौन सा अपभ्रंश आता है। 5 अपभ्रंश, 5 उपभाषा वर्ग हैं। आगे देखते हैं मागधी। मागधी अपभ्रंश से किस उपभाषा वर्ग का जन्म हुआ है? तो हमारे इससे बिहारी हिंदी का जन्म हुआ है। बिहारी हिंदी का जन्म हुआ है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसको हम थोड़ा जल्दी बताना चाहेंगे। इसमें है अगले में मगही, मैथिली, भोजपुरी। भोजपुरी बहुत ही लोगों द्वारा इस समय 3.5 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा हो गई है। यह हमारे देश में तो बोली जाती है, साथ साथ या विदेशों में भी बोली जाती है। मॉरिशस में बोली जाती है। मॉरिशस में भोजपुरिया का उपयोग बहुत ही ज़्यादा होता है। आप लोग मॉरिशस जाने का कभी भी सौभाग्य प्राप्त हो तो वहाँ जाएंगे, भोजपुरी लैंग्वेज प्रयोग करेंगे तो वहाँ लोग समझ जाएंगे। आइए मगही देखते हैं। मगही, मैथिली, भोजपुरी। मगही, मैथिली, भोजपुरी। अब हम इसको याद करने के लिए m² b याद कर सकते हैं। b से भोजपुरिया हो गया। इसकी विशेषता इकार बहुला होती है। विशेषता में इकार बहुला। आप लोग भोजपुरिया गाना सुनते होंगे, उसमें इकार बहुला का प्रयोग किया गया होता है। अब हम आइए देखते हैं, आप लोग इसको देख लीजिए। सौरसेनी राजस्थानी हिंदी उपभाषा वर्ग। सौरसेनी एक अपभ्रंश। सौरसेनी से राजस्थानी उपभाषा वर्ग का जन्म हुआ है। राजस्थानी उपभाषा वर्ग का जन्म हुआ है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं। आप लोग देखिएगा, इसके अंतर्गत MQJ याद करने के लिए मारवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी, मेवाती, उसके बाद मालवी,
मालवी, मेवाती, मारवाड़ी, उसके बाद जयपुरी। राजस्थान क्षेत्र जयपुर में है, राजस्थान के अंतर्गत जयपुर आता है। इसके यहाँ पे इसकी विशेषता है टकार बहुला, विशेषता के अंतर्गत टकार बहुला। शब्द के लास्ट में टा वर्ग का उच्चारण करते, टा का उच्चारण करते हैं, टकार बहुला। अब हम आइए देखते हैं अगले उपभाषा वंश, उपभाषा वर्ग। अगला है हमारा खस या सौर श्रेणी। इससे पहाड़ी हिंदी का जन्म हुआ है, पहाड़ों पर बोली जाने वाली। खस अपभ्रंश या खस या सौर श्रेणी, खस या सौर श्रेणी। सौर श्रेणी। अब इसके इस भाषा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन किस हुआ है? पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी का जन्म हुआ। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? गढ़वाली, कुमाऊनी, ऐसे करके जो पहाड़ों पर गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली, गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। नेपाली जो है प्रयोग के आधार पर है, प्रयोग के आधार पे। आप लोगों को वीडियो तो लग रहा होगा बकवास है, लेकिन आप लोग इसका अध्ययन कीजिए, उसके बाद अपने मन से प्रैक्टिस सेट उठा के सॉल्व कीजिए। देखेंगे हर एक क्वेश्चन इसी वीडियो से मिलेगा। हिंदी भाषा के उत्पत्ति एवं विकास से जो वीडियो प्रश्न पूछा जाएगा, इसी वीडियो के अंतर्गत आपका वो प्रश्न सॉल्व हो जाएगा प्रयोग के आधार पर। इसकी क्या विशेषता है? इसमें रा ना सा का प्रयोग किया जाता है। अब विशेषता के अंतर्गत इसमें रा ना सा का प्रयोग किया जाता है। लास्ट में इसमें रा ना सा का प्रयोग अधिकतर करते हैं, शब्द के लास्ट में रा ना सा का प्रयोग करते हैं। आइए हम बहुत ही जल्दी से आगे किस बोली, कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, इसका हम अध्ययन जल्दी से करेंगे। हाँ दोस्तों, तो हम जान रहे थे बोली का क्षेत्र। तो दोस्तों इसमें बताते हैं कि जैसे हिंदी भाषा की अभी हम लिपि छोड़ चुके हैं, लिपि के बारे में जानकारी करते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, कैसे है? जैसे पहले देखते हैं, यही भाषा क्षेत्र ही जान लेते हैं। जैसे कौरवी का सबसे कौन कौन सा क्षेत्र है? मेरठ है, सहारनपुर है, देहरादून है, दिल्ली। इन 4 क्षेत्रों में कौरवी भाषा का प्रयोग अब भी किया जाता है। ब्रजभाषा मथुरा, ब्रजभाषा का केंद्र मथुरा माना जाता है। भारत के बाहर ताजिकिस्तान में बोला जाता है। और हमारा कृष्ण काव्य जो है, हमारा कृष्ण काव्य इसी भाषा में लिखा गया, ब्रज भाषा में लिखा गया। अब उसके बाद देखते हैं अवधी। अवधी का जन्म केंद्र क्या माना जाता है? अयोध्या। उसके बाद भारत के बाहर फिजी देश में बोली जाती है। और इसमें रामचरितमानस सबसे बड़ा खंड काव्य कहा जाता है, रामचरितमानस। उसके बाद पद्मावत, पद्मावत इसी भाषा में लिखा गया है, पद्मावत, जिसमें कितने खंड हैं? 57 खंड है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, पद्मावत में कितने खंड है? 57 खंड है। उसके बाद हम आते हैं भोजपुरी। भोजपुरी फिजी, सूरी, टोबैको, मॉरिशस और भारत में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के रूप में इसको शामिल किया जाता है। भारत में 3.5 करोड़ लोगों को द्वारा बोली जाने वाली भाषा है भोजपुरिया। अब हम आइए देखते हैं लिपि। लिपि एक हेडिंग डालते हैं, उसके बाद उसी में सब कुछ बता देंगे शॉर्टकट में। हिंदी की लिपि हिंदी की लिपि का नाम देवनागरी है। लिपि जो है देवनागरी है।
जिसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। जिसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इसका नामांकन गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा किया गया था। इसका नामांकन गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा किया गया था। नागर ब्राह्मणों द्वारा किया गया था। उसके बाद देखते हैं इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात के राजा जयभट्ट ने अपने शिलालेख में किया था। गुजरात के राजा देवनागरी लिपि का प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट ने अपने शिलालेख में किया था। इस प्रकार अपने शिलालेख का मतलब होता है पत्थरों पर जो शब्द लिखाए जाते हैं उसे शिला कहते हैं। उसी शिलालेख ही अंतर्गत लाते हैं। अब हम देखते हैं इस प्रकार हमारा हिंदी की उत्पत्ति एंड उसका उपभ्रंश तथा उसके अंतर्गत आने वाली बोलियों की विशेषताएं, साथ साथ इसकी भाषा क्षेत्र क्या है, इसकी बोली क्षेत्र क्या है, और हिंदी की लिपि के बारे में अध्ययन इस वीडियो में किए। अब हम आगे की वीडियो किसी और अन्य चैप्टर पे लाएंगे। हमारा हिंदी इस प्रकार भाषा क्षेत्र, वर्णमाला, हिंदी की उत्पत्ति एवं विकास इस प्रकार हमारा पूरा हुआ। अब हम आगे की वीडियो संधि पे ले आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। टाटा, बाय बाय।